दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारी क्लास 12th है रिगार्डिंग आवर एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं, तो सभी को देख लो, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग आवर एचपी टेट प्रिपरेशन, आप लोग वो सब भी देख सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम, जो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निशन? संज्ञान से आप क्या समझते हैं? जैसे आप देखते हैं कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, जैसे जीन पियाजे ने दी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये जो कॉग्निशन शब्द है, इसका मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ नोइंग और बिलीविंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, या फिर बी और सी दोनों। तो कॉग्निशन का मतलब है, संज्ञान का मतलब है जानना या मानना। कॉग्निशन में वो सब चीजें आ जाती हैं, जैसे आप क्या ध्यान देते हो, किस चीज पर ध्यान देते हो, आप याद क्या रखते हो, आप सोचते कैसे हैं, आप समझते कैसे हैं। ये सब आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट ही है। ठीक है, तो कॉग्निशन का मतलब यही हुआ, द एक्ट ऑफ नोइंग और बिलीविंग। ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय whom was the ड्राइव रिडक्शन थ्योरी? अब देखो, पीछे हमने जितनी भी क्लासेस देखी, आप देख सकते हैं 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से चांसेस बढ़ते हैं आपके, है ना। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी? क्लार्क हल ने दी। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एंड इम्पोर्टेंट भी है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रोहन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ गेम। अब रोहन एक बच्चा है, वो किसी गेम में भाग लेना चाहता है, ठीक है, बट ऑल्सो विशेस टू अवॉइड इंजरी। बट उसको ये भी डर है कि उसको चोट ना लग जाए, ठीक है, वो इंजरी से भी बचना चाहता है। अब ये जो सिचुएशन है, ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है? ठीक है, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है ये? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पर सेम सेम लिख दिया, बट यहाँ पर होना चाहिए था अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जो सही है वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी। अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच ये है कि बच्चा गेम खेलना चाहता है। ठीक है, अप्रोच ये है कि वो गेम खेलना चाहता है, और अवॉइडेंस ये है कि उसे इंजरी ना हो जाए, उससे वो डर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। द गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस, गेस्टाल्ट थ्योरी जो है, हमें पता है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है हमारे पास, जैसे कोहलर है, कोफका है। ठीक है, ये क्या है? दीज आर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। और हमें पता है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने एक थ्योरी भी थी दी थी, इनसाइट थ्योरी। जो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जहाँ पर जो सुल्तान था उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें क्या बोलती है ये थ्योरी? इट एम्फेसाइजेस environmental stimulus, stream of consciousness, tendency to perceive patterns, point of reflection। तो ये थ्योरी बोलती है टेंडेंसी टू परसीव पैटर्न्स। और जो गेस्टाल्ट शब्द है ना, इसका मतलब भी होल होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? होल या फिर पैटर्न्स। और ये थ्योरी बोलती है कि हमारा जो माइंड है, वो किसी भी चीज को टुकड़ों में ना देखते हुए एज अ होल देखता है। ठीक है, टुकड़ों में ना देखते हुए एज अ होल उस चीज को देखता है। ये कहती है हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी। और इट एम्फेसाइजेस ऑन द टेंडेंसी टू परसीव पैटर्न्स। चलिए, द ग्रुप इन विच नो चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है हमारी प्रिपरेशन सीरीज में, तो इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। वैसा ग्रुप जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी इसकी, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। और इसका कंट्रोल ग्रुप का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम कंपेयर कर पाए, जिस ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस ग्रुप के साथ कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर कर पाए कि क्या चेंजेस आए हैं इस ग्रुप में। विच मैथड हैज एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी? कौन सा मेथड है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान को साइंस बनाता है? ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड, क्लिनिकल सर्वे, या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो आपको पता है जो साइंसेज हैं, जो विज्ञान होता है, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स का यूज बहुत किया जाता है थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। तो उस तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, उसको साइंस बनाया है एक्सपेरिमेंटल मेथड ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल का है ये, हेड से फीट, हेड टू टो, टो भी आता है। तो कौन सा डेवलपमेंट है ये? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ या फिर इंटर रिलेशनशिप्स? तो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। एक होती है हमारी हेड से टो, हेड से टो, और हेड से टो चलने वाली डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। ठीक है, हेड टू टो, सिफेलोकोडल। दूसरी चलती है आपकी सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ये दोनों याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग implications कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो यहाँ पर कुछ implications दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी डिराइव नहीं की गई है, कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम पियाजेस थ्योरी। एक एक करके पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, नीड फॉर वर्बल इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। देखो, बच्चे में सीखने की इच्छा होती है, सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति भी दी गई है उसमें, अन्वेषण अधिगम के बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पर नीड फॉर वर्बल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात नहीं की गई है। पियाजे मानते हैं कि जो बच्चा है वो अपने पर्यावरण से सीखता है। ठीक है, उसको आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, बच्चा जो है वो खुद ही सीख लेगा। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज डिस्कवरी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग? प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में बात की हुई है, अभिक्रमित अधिगम के बारे में, तो कौन सा नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका? इमीडिएट फीडबैक, सेल्फ पेसिंग, सेल्फ और स्टूडेंट असेसमेंट, पैसिव रिस्पॉन्स। ओके, और जो प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? वीएफ स्किनर ने दिया हुआ है। प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। और उन्होंने कहा प्रोग्राम लर्निंग में कि उसमें इमीडिएट फीडबैक दिया जाएगा, सेल्फ पेसिंग के बारे में बात की गई, सेल्फ असेसमेंट और द स्टूडेंट असेसमेंट के बारे में बात की गई, बट पैसिव रिस्पॉन्स के बारे में बात इसमें नहीं की गई, क्योंकि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो एक्टिव रिस्पॉन्डिंग पर बेस्ड है। ठीक है, उसमें तब ही फीडबैक दिया जाता है, उसमें बच्चे खुद को असेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाता है, क्योंकि यही पूछा गया है हमसे। According to Piaget's theory of cognitive development, the age span for 7 to 12 years is known as 7 से 12 वर्ष। आपको पता है पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, 0 से 2 प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 12 या फिर 11 भी आता है कई बार, फॉर्मल ऑपरेशन, 12 से 14 या 15। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? 7 से 12। 7 से 12 कौन सी है? हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलिए जी। Okay, which approach to learning emphasizes making the student an active explorer of knowledge rather than merely a passive listener? अब कौन सी अप्रोच इसमें बताती है कि बच्चा जो है वो एक्टिव एक्सप्लोरर है, ना कि सिर्फ एक पैसिव लिसनर जो सुनेगा ही? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है ये बताती है कि बच्चा एक्टिव लर्नर हो सकता है, वो खुद नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, इसको हम रचनावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। ऑप्शन डी। अरेंज कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको कोहलबर्ग के स्टेजेस को एक ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में 3 लेवल के बारे में बात की गई थी और हर लेवल में 2 स्टेजेस थी, तो यानी कि टोटल 6 स्टेजेस के बारे में कोहलबर्ग ने बात की थी। अब जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल वो है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल जो है इट वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ओके, कोहलबर्ग की जो फर्स्ट, और इसके अंदर आते हैं आगे 2 स्टेजेस। पहला आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये वाला।
पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरा आता है इसमें इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी। फिर दूसरा जो लेवल है वो आता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। इसमें जो थर्ड स्टेज है हमारी वो है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। ओके। फोर्थ स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। ठीक होगी बात। तीसरा आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। थर्ड लेवल इज द पोस्ट कन्वेंशनल, जिसकी स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। एंड लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब ये सारे जो स्टेजेस हैं और ये जो लेवल्स हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पनिशमेंट ओबीडियंस यहाँ पर है ना, तो देख लो सेकंड वाला। यहाँ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि सेकंड वाला पहले दिया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी, ये देखो फोर्थ। फिर थर्ड, ये देखो गुड गर्ल गुड बॉय। और फिर लास्ट में सोशल ऑर्डर जो यहाँ पर एंड में है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। चलिए जी। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट बच्चा, ऐसा बच्चा जो सबसे घुल मिल कर रहेगा, जो सबसे इजीली बात कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसके? सोशली वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव। ये जो बच्चा होगा ये सोशली एक्टिव तो होगा ही होगा। चलो, उसके बाद ऑलवेज एनग्रोस्ड इन थॉट। क्या हर समय विचारों में डूबा रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है हर बार। एम्फेसाइज इंडिविजुअल वर्क ओवर ग्रुप वर्क। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा जो है ये बहुत सारे बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। फ्लेक्सिबल आउटलुक आउटलुक एंड अडेप्टेबल बाय नेचर। बिल्कुल सही बात है। बच्चे का आउटलुक जो है फ्लेक्सिबल होगा, अडेप्टेबल होगा। फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। चलो, कौन से सही हो गए? फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ कहाँ पर है? यस, ऑप्शन सी में फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ये करेक्टरिस्टिक है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के। व्हाट इज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग टेस्ट आइटम्स इन द बिने स्केल? अब बिने ने टेस्ट दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें बिने स्केल हम उसको बोलते हैं। तो उसमें जो ग्रुपिंग हुई वो किस बेसिस पर की गई? डिफिकल्टी लेवल, एप्टीट्यूड, एज लेवल, इंटरेस्ट। तो उन्होंने ग्रुपिंग की एज लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है। हर एज का बच्चा, जैसे 3 साल का है, 4 का है, 5 का है, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसमें एक स्टेज आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरे स्टेजेस, 8 स्टेजेस के बारे में बात की थी आपके साथ, जो एरिक एरिक्सन के स्टेजेस थे, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाला जो क्राइसिस है, किस एज में आता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस। तो ये आता है हमारा एडोलेसेंस में। ठीक है, एडोलेसेंस में 12 से लेकर 18 साल वाली जो आयु होती है उसमें आता है आइडेंटिटी। जिसमें बच्चा आइडेंटिटी बना बना पाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो बच्चे में रोल कंफ्यूजन वाला क्राइसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। इनमें से कौन सा मेमोरी का फैक्टर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मेमोरी? रिटेंशन, रिकॉलिंग, थिंकिंग, रिकॉग्निशन। तो रिटेंशन भी है, रिकॉल करना भी है, रिकॉग्नाइज करना भी है। आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हो, उसको याद करते हो और वो चीज आपके माइंड में रहती है, तो ये सारे मेमोरी के पार्ट हैं, है ना। थिंकिंग नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया? नोट पूछा गया है। चलिए जी। इन द डिडक्टिव टीचिंग मेथड, टीचिंग प्रोसीड्स फ्रॉम। दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है आपका डिडक्टिव, दूसरा होता है आपका इंडक्टिव मेथड। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमारा डिडक्टिव मेथड है, इसमें जो टीचिंग चलती है जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे पहले क्या करते हैं, बच्चे को रूल बता दिया, जैसे आपने संज्ञा का रूल बता दिया है ना, कि संज्ञा किसे कहते हैं।
नाउन किसे कहते हैं। फिर आप उसके एग्जाम्पल आप बाद में देते हो, रूल के बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव काइंड ऑफ लर्निंग। फिर आती है आपकी इंडक्टिव, जो चलती है स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर उसको आप बोलते हैं एग्जाम्पल टू रूल भी चलती है, जो इंडक्टिव काइंड ऑफ टीचिंग होती है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। The stimulus that automatically elicits a reflex response is called। ऐसा उद्दीपक यानी कि ऐसा स्टिमुलस जिसमें से रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकंडीशनड, कंडीशनड, न्यूट्रल, ऑटोमेटिक स्टिमुलस। तो इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, जैसे जो फूड है, आपने फूड दे दिया, फूड वाज द अनकंडीशनड स्टिमुलस, डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, जो डॉग है उसके माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, जिससे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑप्शन ए, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इनमें से कौन सा नया फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द चिल्ड्रन एज 3 to 18 ईयर्स? ठीक है, ये है 5+3+3+4, 5+3+3+4, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए, जिसमें से हाँ, यहाँ से पढ़ लेंगे एक बार। 5, फर्स्ट 5 इयर्स फाउंडेशनल, उसके बाद प्रिपरेटरी, फिर मिडल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी, अभी देख ली मॉरल डेवलपमेंट, कौन से लेवल में बच्चा जो है वो रूल्स को अडॉप्ट करता है? अगर आपने अभी ही वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ आया होगा कि बच्चा जो है वो रूल किस एज में सीखता है, यानी कि किस लेवल में सीखता है। ओके, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, पोस्ट, प्री कन्वेंशनल, तो लेवल तो ये 3 ही हैं। पहले है हमारा प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट। तो बच्चा जो मोरल डेवलपमेंट में रूल्स को कब अडॉप्ट करता है? कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में हमने 2 स्टेजेस पढ़े थे, गुड गर्ल, गुड बॉय ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। तो यहीं पर ही बच्चा रूल्स को अडॉप्ट करता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर रिड्यूसिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे? क्या आप जेंडर बायस के बारे में डिस्कस करेंगे? जेंडर स्पेसिफिक रोल्स के बारे में बात करेंगे? जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स बनाएंगे, लड़कों को अलग खिलाएंगे आप और लड़कियों को अलग? जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, लड़कियों को अलग बिठाया जाएगा और लड़कों को अलग। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, ये भी गलत है। और ये सही है कि आपको डिस्कस करना है बच्चों के साथ जेंडर बायस के बारे में, और आपको बताना है कि जेंडर बायस जो है ये सही चीज नहीं है। ठीक है, जेंडर बायस जो है ये गलत है, तो आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। When a test consistently and accurately measures an individual's ability, जब कोई भी टेस्ट है मेजर कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या फिर या तो आपको डेफिनेशन दे दी या फिर आपको ऊपर बता दिया कि ये चीज़ है, अब इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल है। ये रिलायबल है क्योंकि कंसिस्टेंटली ये मेजर कर रहा है इंडिविजुअल की एक्टिविटी को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, व्हाट कैन अ टीचर डू टू एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन अ क्लासरूम? अब आप क्या करोगे कि जिससे जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं, जो बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ खुद से क्रिएट करते हैं, आप उनको एनकरेज करने के लिए क्या करोगे? एम्फेसाइज कन्वर्जेंट थिंकिंग, discouraging divergent thinking, encouraging diverse perspective and appreciating original ideas, discouraging students from taking risk and facing challenges। जहां पर discourage आया उसको तो गलत कर दो, कि आपको बच्चे को कभी भी discourage नहीं करना है। ठीक है, अगर बात करें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वहां पर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो एक सिंगल सॉल्यूशन ही आता है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वहां पर क्रिएटिव लर्नर्स जो है वो सीख पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को एनकरेज करना है, जो बच्चे के डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं, जो बच्चा अलग अलग तरह से सोच सकता है और उसके जो ओरिजिनल आइडियाज हैं उनको आपने एनकरेज करना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ से हमारा। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज? सोशलाइजेशन की एजेंसीज होती हैं, जैसे प्राइमरी एजेंसी है और सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी ऐसी एजेंसी होगी
जहाँ पर बच्चा जन्म से ही है, यानी कि आपकी फैमिली। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है समाजीकरण। सेकेंडरी एजेंसी में आ गई, जैसे आपका स्कूल है, आपका नेबरहुड है, ठीक है? ये आती है आपके सेकेंडरी एजेंसी में, तो आपको बताना है कौन सी सेकेंडरी है। देखो, फैमिली नहीं है, फैमिली प्राइमरी है, स्कूल और मीडिया, ठीक है? स्कूल, मेनली स्कूल आपका सेकेंडरी है, तो स्कूल वाला ही टिक कर दो। स्कूल और मीडिया जो है ये आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं। In the field of the teaching learning process, Skinner's operant conditioning makes it its most significant contribution in। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्किनर ने थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब उसने किस चीज पर मेन कंट्रीब्यूशन दी हुई है, अभी पीछे भी हमने बात की है, तो आप रिलेट कर सकते हो उससे, ठीक है? प्रोजेक्ट मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो उन्होंने बात की है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है? प्रोग्राम लर्निंग के बारे में ही बात की हुई है स्किनर ने, पीछे भी हमने देखा था। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, द स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो जॉन डेवी के अनुसार स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है हमारा, ठीक है जी? चलिए, what should be an essential element of the curriculum for children who are out of school? जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनके लिए क्या करिकुलम होना चाहिए? ये क्या मेन चीज होनी चाहिए? लिटरेसी कॉम्पिटेंसी, लाइफ स्किल्स, न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो इस तरह के बच्चों के लिए होना चाहिए लाइफ स्किल्स, कि वो स्किल्स पर काम कर सकें ताकि वो अर्न भी कर सकें आगे जाकर, ठीक है? जीवन कौशल, बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सपोर्ट्स कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसी लर्निंग जहाँ पर एक से अधिक बच्चे जो हैं वो साथ मिलकर सीखते हैं, ठीक है? तो कौन सी अप्रोच काम करती है यहाँ पर? मल्टी सेंसरी अप्रोच, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। यहाँ पर काम करती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जहाँ पर बच्चे खुद कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद कुछ बना रहे हैं एक दूसरे से मिलकर, ठीक है? एक दूसरे से सीख कर। चलिए, नेक्स्ट वन, which of the following represent the correct sequence of motivational cycle? मोटिवेशनल साइकिल का सीक्वेंस क्या है? मोटिवेशन तब आती है, पहले तो आपको उसकी नीड होगी, फिर आपको उसकी ड्राइव होगी, आपको इच्छा होगी कि मुझे ये करना है, फिर इंसेंटिव, आपको इनमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये है हमारा बी, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, आवश्यकता, भूख और भोजन। तो चलिए, आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आज का मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, हु गेव द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स? ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी है, किसने दी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो सबसे पहले करेगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। चलिए जी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।